वेलकम वेलकम वेलकम। चलो, ये थोड़ा लैपटॉप थोड़ा एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा रिकॉर्ड मज़ा से नहीं हो पा रहा, काट कुट के हो रहा। पता नहीं अभी ये बार होगा, ये बार भी फुल कर पाए नहीं कर पाएगा, पता नहीं। तो इसलिए थोड़ा जल्दी से शुरू कर देता। तो अभी तक हम लोग पॉलिटी में क्या क्या पढ़ लिया? पार्ट 1 पढ़ लिया ना। पार्ट 1 में क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। फिर सिटीजन पढ़ा है पार्ट 2 में, 5 to जल्दी से बता दो 11। पार्ट 3 में फिर पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स 12 to 35 पढ़ा ना। फिर पार्ट 4 पढ़ा है DPSP 36 to 51 पूरा पढ़ा ना। फिर 4A पढ़ा था, आप लोग को याद होना चाहिए 51A। इतना तक हम लोग पढ़ लिया, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज तक हम लोग पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग 2 टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, 2-3 टॉपिक पढ़ा था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है, फेडरलिज्म क्या चीज़ है, फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, ये सब हम लोग थोड़ा पढ़ा था ना। फिर अमेंडमेंट क्या है ये भी बताया था। तो 4 ऐसा टॉपिक हम लोग पढ़ा था। अभी हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे यहाँ से पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 5 क्या हम लोग का? एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, यूनियन मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो आज हम लोग का क्या होगा टॉपिक? यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, DPSP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट जो इम्पोर्टेंट वाला है ये है यूनियन, पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूशन लिखा है, एग्जीक्यूटिव लिख लो आप लोग। और एग्जीक्यूटिव क्या है आपको हम पहले बता चुका है, क्या है? जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। एंड एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन है बोला था आप लोग को? हम बोला था कि हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पहले प्रेसिडेंट साहब से शुरू करेंगे। तो देखो 51A तक खत्म हो गया ना, 51 तक खत्म हो गया, तो 52 से शुरू होगा ना। आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है, हाँ क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 52 में? लिखा हुआ है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बोला? देयर शैल बी लिखा है, शैल बी, ध्यान से सुनो, देयर में भी नहीं है। मतलब ये कि प्रेसिडेंट होना ही होना है, ठीक है, शैल बी लिखा, ठीक है। तो ये है, ठीक है। और आर्टिकल 52 में क्या लिखा हुआ है? ऐसा कुछ लिखा हुआ है, द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन, executive powers of union shall be vested in the president। मतलब यह है कि जो यूनियन है ना, उसका जो एग्जीक्यूटिव पावर है ना, वो सब प्रेसिडेंट का नाम पे होता है। जो हम बोला था ना कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट अगर हुआ था, तो हालांकि मोदी जी इसको इनिशिएट किया था, लेकिन किसका नाम पे किया? मेरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम पे किया, ठीक है। तो ये सब क्लियर होना आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव हेड है हमारा, ठीक है। इसलिए ये प्रेसिडेंट को क्या बोलता है? द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। द फर्स्ट, ये एग्जाम में आता है, कौन है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? तो आपको क्या बोलना है? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। ये तो है ही है। और हेड ऑफ द स्टेट भी है इंडिया का, है कि नहीं? हेड ऑफ द स्टेट कौन है? इंडिया का प्रेसिडेंट। फिर इसको कभी कभी फिर ये भी बोलता है कि द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड किसको बोलता है? प्रेसिडेंट साहब को बोलता है। द रियल एग्जीक्यूटिव हेड किसको बोलेगा?
प्राइम मिनिस्टर को बोलेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ इसको नाम दिया हुआ है। तो अभी हम लोग देखिएगा देखो इसको सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया भी बोलता है। क्या बोलता है? सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, आपको ये पता है ये इंडिया का ये पार्ट है। तो देखो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन तो पाकिस्तान का अंदर में, और यहाँ से ये लोग बम बम फेंकते रहते हैं, ये लोग भी रिटेलिएट करता है। वहाँ से पाकिस्तान आर्मी बम बम फेंकता है, यहाँ से इंडिया लोग भी रिटेलिएट करते हैं। तो ध्यान से सुनो। तो ये जो है इसको हम लोग वार क्यों नहीं बोलते? अगर बहुत बड़ा यहाँ पे झगड़ा भी हो जाएगा ना, तब भी वार तब तक नहीं बोलेगा जब तक प्रेसिडेंट साहब इसको डिक्लेयर नहीं किए। तो वार कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट साहब डिक्लेयर करते हैं। इसलिए वही है मेरा सुप्रीम कमांडर ऑफ एयर आर्म फोर्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये क्योंकि ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स है, इसलिए ये क्या करता है? डिक्लेयर वार, इट डिक्लेयर पीस, ठीक है। जब हम लोग कारगिल युद्ध में लड़ा था, इसका बाद कब ख़त्म हो गया? जब कारगिल युद्ध कब ख़त्म हुआ? जब मेरा प्रेसिडेंट साहब बोला कि वी डिक्लेयर पीस, ठीक है। तो वार भी कौन डिक्लेयर करेगा? प्रेसिडेंट साहब। पीस भी वही करेगा, ठीक है। तो जब तक बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहने से भी जब तक प्रेसिडेंट साहब वार डिक्लेयर नहीं करता है, उसको वार नहीं माना जाता। ये बात क्लियर करना, सिंपल, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वालिफिकेशंस टू बी ए प्रेसिडेंट। तो क्या है क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्वालिफिकेशन तो सिंपल है। क्या है? ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया होना है, ठीक है। सेकेंड ये है कि 35 ईयर्स या 35 ईयर्स से ज़्यादा एज का होना है। ओके, थर्ड क्या है? ये दोनों तो सिंपल है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर होने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन है। मतलब ये है कि एमपी इन लोकसभा का आप लोग ऐसा लिखो, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा में का मेंबर होने के लिए इलेक्शन में जो जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वही क्वालिफिकेशन इधर भी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, ओके, ही मस्ट नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोला? नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब वो एमपी भी नहीं होना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं होना, एंड स्टेट लेजिस्लेचर का वो भी नहीं होना, मेंबर भी नहीं होना, ठीक है। तो इसलिए देखो आपको पता होगा कि अगर कोई एमपी है ना, तो अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, ठीक है, तो उसको अगर प्रेसिडेंट बनाना है तो वो एमपी को रिजाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। फिर फिफ्थ पॉइंट, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब जैसा अगर आप ये है, सपोज आप लोग आईएएस बन गया या डीसी है, ठीक है, आप डीसी को रिजाइन करके ही आप
प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही है, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट समझ में आ गया ना, कि आप कोई एक पद में होके आप प्रेसिडेंट बैठेगा ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। हम डीसी भी बैठेगा, हम डीसी भी बनेगा और साइड बाय साइड हम प्रेसिडेंटशिप भी करेगा, तो वो नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ओके, तो अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई एक प्रेसिडेंट है, अगर कोई एक प्रेसिडेंट है, उसको री से प्रेसिडेंट बन सकता है क्या? वो आप लोग को पता होगा ये आंसर, री से वो प्रेसिडेंट बन सकता है क्या? हाँ, बन सकता है, यस, ठीक है। तो अभी अभी तो हम बोला था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना, तो क्या ये प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है क्या? तो ये तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ना, फिर भी प्रेसिडेंट बन रहा ना। तो आपको ये समझना है कि देखो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो उसमें से कौन कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट साहब का जो पोस्ट है वो मेरा, उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना नहीं जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर वाइस प्रेसिडेंट साहब का, वाइस प्रेसिडेंट साहब का ये जो पोस्ट है उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है। गवर्नर, फिर मिनिस्टर, ए मिनिस्टर इन यूनियन और स्टेट, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, अगर कोई मिनिस्टर है, ठीक है, सपोज होम मिनिस्टर है, अमित शाह को अगर लगा कि अमित शाह को प्रेसिडेंट बनाने से, ठीक है, सोचने से वो डायरेक्टली इलेक्ट हो सकता है, ठीक है। वो प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो डायरेक्ट खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो मिनिस्टर है, ठीक है। और मिनिस्टर इन यूनियन और स्टेट को क्या नहीं माना जाता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता, ठीक है। क्योंकि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है, इसीलिए ये लोग क्या बोलता है, जितना भी मिनिस्टर्स है ये मेरा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब एक क्वालिफिकेशन देख लेना, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे हम मिनिस्टर बोले, हाँ, लेकिन यहाँ पे हम एमपी बोले, ठीक है। तो एमपी होके भी अगर वो मिनिस्टर नहीं है ना, तब तो मतलब वो गड़बड़ होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो मिनिस्टर है तो उसको नहीं माना जाए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सिंपल ना, सिंपल। चलो देखता है। और ये वाइस प्रेसिडेंट साहब को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्यों नहीं माना है वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछ देगा कि उसका जो सैलरी है, सैलरी एमोल्यूमेंट्स, एमोल्यूमेंट्स, EMOLUMENTS, एमोल्यूमेंट्स, फिर अलाउंस, ठीक है, फिर एंड प्रिविलेजेस, जो चीज़ मिलता है ना, प्रिविलेजेस, ये सब कौन डिसाइड करता है? अगर क्वेश्चन पूछ देगा मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स ये सैलरी, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? इट इज डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। वो खुद डिसाइड नहीं करेगा, कोई डिसाइड नहीं करेगा, पीएम डिसाइड नहीं करेगा। ऑप्शन में ये सब देगा, प्राइम मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर पार्लियामेंट, ऐसा ऐसा ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट को मार के आ जाना, सिंपल। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है, पार्लियामेंट को सपोज अगर प्रेसिडेंट जो है उसका बात सब मज़ा नहीं आ रहा है अगर पार्लियामेंट को, ठीक है, तो वो सैलरी वैलरी को कम नहीं कर सकता, ठीक है, कम नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है, कम नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट को लिखो, ये सब जो है सैलरी, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस शैल नॉट बी डिमिनिस्ड माने कमती करना, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जब उसका ऑफिस ख़त्म हो गया तब चलो आप उसको कम कर दो, ठीक है, लेकिन उसका जब तक टर्म ऑफिस का टर्म चल रहा है उसमें गड़बड़ नहीं कर सकता, सिंपल। ओके, तो ये है आपका प्रेसिडेंट साहब का
कुछ कुछ बात। अभी देखो, प्रेसिडेंट साहब कहाँ बैठता है, आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन। तो ये तो आपको पता ही है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा कि राष्ट्रपति भवन का आर्किटेक्ट कौन था, ये पूछ देगा। तो आपको ये याद रखना है बस, ठीक है, एडविन लेटियन, एडविन लेटियंस, ठीक है। अच्छा, अभी ये प्रेसिडेंट साहब है, ठीक है। सपोज इसका पोस्ट जो है वैकेंट हो गया, खाली हो गया, ठीक है। खाली कैसे कैसा हो सकता है, या तो वो रिजाइन किया, या तो वो मर गया, एक्सपायरी हो गया, एक्सपायर हो गया, या तो वो इम्पीच हो गया, इम्पीच माने रिमूव ना, या तो ये तीनों हो सकता है, ठीक है। ये तीनों जब अगर होगा ना, जब भी ऐसा वैकेंट हो जाएगा ना, तब ये प्रेसिडेंट का पोस्ट कौन संभालेगा, वाइस प्रेसिडेंट, ये याद रखना, ठीक है। ये तो क्लियर, ठीक है। सपोज वाइस प्रेसिडेंट भी कुछ हो गया, मर गया या कुछ रिजाइन विजाइन कर दिया, तो कौन हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट बन जाए, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जब भी ऐसा होके प्रेसिडेंट बनता ना, वो जो नॉट मोर देन 6 मंथ, हाँ, 6 महीना का अंदर में ये कराना ही है, क्या कराना है, इलेक्शन कराना ही है प्रेसिडेंट का, ठीक है। नॉट मोर देन, इधर नॉट मोर देन 6 मंथ, 6 मंथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़ा था, देखो हर चीज़ को कनेक्ट करो, ठीक है, कनेक्ट करके पढ़ो। अभी आर्टिकल 52 में हम पढ़ा था कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट तो ये हो के आया ना, मतलब मर गया या एक्सपायर हो गया या इम्पीच हो गया बोल के आया ना, इसलिए हम लोग को जल्दी से जल्दी विदिन 6 मंथ फिर से नया एक क्या करना है, प्रेसिडेंट नियुक्त करना है, ठीक है। तो सपोज ये भी मर गया, आप लोग का क्वेश्चन ऐसा बहुत होता है, ठीक है, दिमाग में आप लोग का ज़्यादा चलता है दिमाग कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मर गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और कोई ना कोई तो सीनियर होगा ही है ना जजेस में से। अब फिर ये नहीं पूछना कि अभी कोई भी जजेस नहीं होने से तब तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं चल रहा है, ऐसा तो होगा नहीं कभी, ठीक है, वो क्वेश्चन ही नहीं, ठीक है। तो अगर सीजीआई भी मर गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो कौन होगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सिंपल। तो ये कितना है, 6 महीना के लिए होता है, ये याद रखना। ओके, इतना तक तो क्लियर है, क्लियर है। कभी कभी ये पूछता है कि ऐसा कौन सा चीफ जस्टिस था जो प्रेसिडेंट बना था, तो ऐसा एक ही है, आप लोगों को याद रखना, 1969 में मेरा वाइस प्रेसिडेंट भी मर गया था, ठीक है। तो उसमें जस्टिस हिदायतुल्लाह, जस्टिस नाम याद रखिएगा, ठीक है, ये नाम पूछ देता है, जस्टिस हिदायतुल्लाह। तो जस्टिस हिदायतुल्लाह सीजेआई होके वो ये बना था, प्रेसिडेंट बना था, सिंपल। ओके, देन आपको कभी कभी ये पूछ सकता है कि फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट कौन है पूछने से आप लोग को लिखना है KR नारायण में टिक करके आना है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट सबको ये पता होगा, जल्दी से बताओ कौन है, प्रतिभा पाटिल, ठीक है, सिंपल है। फिर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाज अनअपोज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वाज अनअपोज्ड, ठीक है। तो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट मतलब उसका कोई अलग से ये मतलब कोई था ही नहीं उसका अगेंस्ट में, उसका साथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देने से नीलम संजीवा रेड्डी, क्लियर है।
फिर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। क्या बोला है? फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने से प्रेसिडेंट में मार के आ जाना। सिंपल है ना? ओके, नाउ मेरा एक क्वेश्चन है अभी, क्या प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंट, क्वेश्चन है, इज प्रेसिडेंट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? आपका आंसर क्या है? राइट है कि रॉन्ग है? यस कि नो? यस कि नो? इज प्रेसिडेंट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माने एमपी ना, तो प्रेसिडेंट साहब एमपी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हम बताएगा, आर्टिकल 79 पहले पढ़ के बता देगा, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 79 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, पार्लियामेंट क्या क्या से बना हुआ है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं, ठीक है, कि प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये बहुत लोगों को पता नहीं होता, बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ यही पार्लियामेंट है। नहीं, ये तीनों मिलके पार्लियामेंट है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए क्या होता है कि लोकसभा से कोई बिल पास हो गया तो राज्यसभा चला गया, राज्यसभा से भी पास हो गया तो प्रेसिडेंट का पास जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ क्या? पार्लियामेंट। ये याद रखना। तो फिर एक क्वेश्चन क्या है कि इज प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट? क्या हो जाएगा आंसर? यस। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एग्जाम में ध्यान से पढ़ना। अगर इज प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बोला है तो तब यस है, लेकिन इज प्रेसिडेंट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलने से नो हो जाएगा, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक वो है, ठीक है, एमपी को बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट एमपी नहीं है, सॉरी, प्रेसिडेंट एमपी नहीं है, बट ही इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये याद रखना, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज होता है, ठीक है, इसमें, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाला एक आर्टिकल पढ़ाने जा रहा है, ध्यान से सुनो। आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या बोलता है? देखो, आर्टिकल 74 ये बोलता है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट को हेल्प और एडवाइस देने के लिए क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेंशंस अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट? तो आपको 74 मार्क के आ जाना है, ठीक है। या तो 74 दिया होगा, ये लोग ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। ओके, तो इतना ज़्यादा कैसे याद करेगा? आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रहना है, कि धीरे धीरे करके ना, आप बार बार इसको ये रिपीट करेगा तो आपको याद हो ही जाएगा, चिंता नहीं करना, ठीक है। हम थोड़ा सा धीरे बोल रहे हैं, क्योंकि अभी रात हो गया, ठीक है। तो अभी हम यहाँ हल्ला मचाने दिल नहीं हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा स्लो बोल रहे हैं। आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, आई होप। ओके, देखो इधर। अच्छा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगा? एड एंड एडवाइस देगा, किसको? टू प्रेसिडेंट। लेकिन एक बात हम आपको ये बता चुका है कि प्रेसिडेंट कैन क्या? सेंड बैक द एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, ये हम बता चुका ना, ये हम बता चुके। फिर ये लेकिन रिकंसिडर्ड वाला जो वापस अगर चला गया प्रेसिडेंट के पास, तब क्या हो जाएगा? ये बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हम पहले बता चुका। 74th अमेंडमेंट एक्ट में ये रिकंसिडरेशन वाला को लाया था, हम ये बताया था। और एड एंड एडवाइस वाला ये मानना है बोल के 72 में बताया था ना, आपको हम बताया था, ठीक है। तो
तो रिकन्सिडरेशन वाला कब आया था? ये 74th अमेंडमेंट एक्ट में आया था। तो ये सब हम पूरा बता चुका है आप लोग को। अच्छा, सपोज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक चीज़ एडवाइस दिया है प्रेसिडेंट को कि ऐसा करो, और प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार क्या कर सकता है? रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है फिर से। लेकिन सेकेंड टाइम अगर ये रिकन्सिडर्ड वाला चीज़ जो वापस प्रेसिडेंट के पास आ गया, और प्रेसिडेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रेसिडेंट को मानना है, ठीक है, बाइंडिंग होगा ये, ठीक है। अगर नहीं मानेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं मानेगा, हम तो नहीं मानेगा, आपको एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए दिया है लेकिन हम तो नहीं मानेगा, ऐसा बोल के गेजू कर रहा होने से क्या करेगा? इसको बोलेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ हो गया ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसका खिलाफ हो गया, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो इसके लिए प्रेसिडेंट साहब को इम्पीच किया जा सकता है, ठीक है। इम्पीच माने रिमूव, ठीक है। लेकिन अच्छा, और एक चीज़ हम यहाँ पे बहुत आपको क्लियर कर देना चाहता है, ये जो इम्पीच वर्ड है ना, इसको ध्यान से देखना है। ये इम्पीच वर्ड जो है हम लोग का केस में तो रिमूव ही है, इंडिया का केस में रिमूव और इम्पीच सेम है, ठीक है। यूएसए में इम्पीच होना और रिमूव होना सेम नहीं है, उधर इम्पीच होके भी रिमूव नहीं भी हो सकता। हम लोग का इंडिया में तो क्या है, इम्पीच माने आप रिमूव भी, लेकिन यूएसए में इम्पीच माने रिमूव नहीं होता है, ठीक है। इस बार क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप इम्पीच तो हो गया था लेकिन रिमूव नहीं हुआ ना, तो आपको ये ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली ये सब चीज़ हुआ है तो आपको ये सब क्वेश्चन पूछ सकता। ओके, तो इतना तक हम बता दिया। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। अभी इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब क्या है कि इसको पीपल लोग वोट नहीं कर रहा, पीपल लोग डायरेक्टली वोट नहीं कर रहा। हालांकि यहाँ पीपल जिसको वोट किया है, एमपीज लोग, वो लोग प्रेसिडेंट को वोट करता। जैसा हम लोग किरण रिजिजू को वोट किए तो वही लोग फिर प्रेसिडेंट का वोट में शामिल होते। तो इसलिए इनडायरेक्टली पीपल से इलेक्टेड है, समझ में आ रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। बाय किससे? बाय ए इलेक्टोरल कॉलेज, ये कोई पढ़ने वढ़ने वाला कॉलेज नहीं है, ठीक है। ये सेंस में कॉलेज का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप एग्जैक्टली नहीं बोलेगा, इसको कॉलेज ही बोलता है, ठीक है। अभी आप लोग समझ जाएगा क्या है इलेक्टोरल कॉलेज। देखो ये इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है, देखो जितना भी इलेक्टेड एमपीज है ना, इलेक्टेड एमपीज, फिर जितना भी इलेक्टेड एमएलएज है ना, क्या बोला है? इलेक्टेड एमपीज, फिर इलेक्टेड एमएलएज, फिर इलेक्टेड ऑफ स्टेट है यहाँ पे, ऑफ स्टेट एंड इलेक्टेड एमएलएज ऑफ। देखो आपको ये पता होगा कि यूनियन टेरिटरीज में आपका एमएलएज नहीं होता ना, डायरेक्टली कौन गवर्न करता है? प्रेसिडेंट गवर्न करता है ना, ये आपको पता होगा, ठीक है। अभी देखो, लेकिन मेरा जो दिल्ली है, दिल्ली एंड पुदुचेरी जो है, ये दोनों में मेरा इलेक्शन भी होता है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी होता है, ठीक है। ये दो सिर्फ यूनियन टेरिटरी में ये सब इलेक्शन होता है, ठीक है। सो इलेक्टेड एमएलएज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी भी मेरा ये इलेक्टोरल कॉलेज में आता है। तो ये लोग मिल के क्या करता है? ये लोग मिल के मेरा प्रेसिडेंट साहब का क्या करता है? इलेक्शन में भाग लेता है। तो ये लोग को मिल के बोलता है इलेक्टोरल कॉलेज,
सिंपल। अभी थोड़ा सा आप लोग वो करो, कनेक्ट करो। हम देखो आप लोग को इतना चीज़ बताया, उसको कनेक्ट करो, ठीक है। देखो आपको हम बोला था कि जब भी फेडरल प्रोविज़न, लास्ट क्लास में बोला था, फेडरल प्रोविज़न जब भी, इसलिए इसको साइड में लिखिएगा, जब भी फेडरल प्रोविज़न में अमेंडमेंट लाएगा तो क्या बोला था, वो केस में क्या होना है, स्पेशल मेजोरिटी होना है, बोला था स्पेशल मेजोरिटी होना है, ये बोला था, ठीक है। इसके बाद क्या बोला था आपको हम लोग कि ऐसा केस में क्या बोलता है उसको, स्टेट का कंसेंसस भी चाहिए बोला था ना, स्टेट का कंसेंसस में चाहिए बोला, ठीक है, ये तो बोला था, ठीक है, जब भी फेडरल प्रोविज़न हो। और ये अमेंडमेंट, ऐसा टाइप का अमेंडमेंट में आपका हम एक एग्जाम्पल भी दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था कि प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन में जब भी कुछ भी चीज़ अमेंड किया जाएगा, वो केस में स्टेट का भी आपको कंसेंसस चाहिए बोला था ना। 50%, एटलीस्ट 50% स्टेट को वो लोग हाँ भी बोलना है, स्टेट लेजिस्लेचर लोग, ये हम पहले क्लियर कर चुका है, ठीक है। अभी इसके साथ कनेक्ट करो, क्योंकि देखो, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब को कौन इलेक्ट कर रहा है, एमएलएज ऑफ स्टेट भी इलेक्ट कर रहा है, ये याद रखो, समझ में आ रहा है ना। तो क्योंकि एमएलएज भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये मेरा फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड है। अब देख रहे हैं ना, क्योंकि लेकिन आपको वो देखना है अमेंडमेंट वाला जो वीडियो है, अगर आप उसको नहीं देख के अगर ऐसे कर रहे तो आपको समझ में नहीं भी आ रहा हो सकता है, ठीक है। ओके, तो फेडरल प्रोविजन से कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है, क्योंकि इसको स्टेट का एमएलएज भी क्या करता है, इलेक्ट करता है, तो ये याद रखना। तो इसका इन वे क्या बोल रहे हैं हम, ये इसको हम अगर हम थोड़ा छोटा फॉर्म में लिखेगा ये इलेक्टोरल कॉलेज को, इन्हें हम ये बोल रहे हैं कि जो भी इलेक्टेड एमपीज या एमएलएज है वो लोग इलेक्टेड, हाँ वो लोग क्या है, वो लोग ये इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है एंड वो लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भाग ले सकता है। इतना तक क्लियर है? बस क्लियर। अभी आपको ये याद रखना, आपको पता है कि लोकसभा में भी राज्यसभा में आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट साहब कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है ना, नॉमिनेटेड मेंबर्स लोग क्या नहीं कर सकता, ये इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं बन सकता और ये लोग वोट नहीं कर सकता फॉर प्रेसिडेंट। क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ये इसको नॉमिनेट करता है, क्या पता ये इसको नॉमिनेट करके ऐसा बोलेगा बाद में हमको और एक बार जिताना, तो सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट ऐसा बोल सकता है ना। तो ऐसा कुछ केस नहीं होने देने के लिए नॉमिनेटेड मेंबर्स को इलेक्टोरल कॉलेज से डिबार्ड है, ठीक है, वो नहीं कर सकते। फिर मेरा मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, हाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, ठीक है। हम लोग का अरुणाचल में तो कोई विधान परिषद नहीं है, तो हम लोग का केस में ये नहीं, ये लोग भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखना, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ये लोकसभा, ये पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दो चीज़ नहीं कर सकते। क्लियर है? बस क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन इलेक्शन में एक वो है टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। क्या है वो, जो सपोज हमको लड़ने दिल, ठीक है, हमको प्रेसिडेंट का पोस्ट के लिए हमको लड़ने दिल है, ठीक है, तो हमको एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज proposer and 50 electors as seconders। इसका मतलब हम बताएगा, पहले आप लोग लिख लो क्या बोला, एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स, ये वो जो कैंडिडेट जो लड़ना चाहता है उसको
कैंडिडेट को, ठीक है, कैंडिडेट को एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स चाहिए एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स चाहिए। मतलब ये है कि एटलीस्ट 50, वो जो क्या नाम है, मेरा इलेक्टोरल कॉलेज है ना, उसका एटलीस्ट 50 जो लोग हैं ना, वो लोग बोलना चाहिए कि हाँ, वो लोग प्रपोज करना चाहिए कि ये आदमी, चलो इसको प्रेसिडेंट के लिए हम लोग लेना चाहिए। एटलीस्ट 50 आदमी लोग ऐसा बोलना चाहिए, और इसको और 50 आदमी बोलना चाहिए हाँ ये ठीक बोल रहा है बोल के, सेकेंडर्स, ठीक है, प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स। तो 50-50 होना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए लड़ सकता, ठीक है, क्लियर, सिंपल। और कभी कभी आपको क्वेश्चन ये पूछ देगा कि कितना पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे अगर हम ये प्रेसिडेंट के लिए उठना चाहता है तो हमको कुछ पैसा तो डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स कितना होना पड़ता है, ₹15,000। 15,000 आप देने के बाद आप लड़ सकते, ठीक है। पहले ये बहुत कम था, 5,000 ना ऐसा कुछ था ना, 2-3 हज़ार ऐसा था क्या शायद, ठीक है। अभी बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही हमको लड़ना है बोल के वो लोग आ जाता था, क्योंकि कम दाम था, ठीक है, तो लक चेक करने के लिए आ जाता था बहुत लोग, ठीक है, तो इसलिए ये बढ़ा दिया कि जितना सीरियस कंटेंडर लोग हैं वो लोग सिर्फ आओ एज ए कैंडिडेट, ठीक है। तो ऐसा था, ओके। सो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। ओके, तो हम लोग अभी के लिए ये क्लास को यहीं पे रखिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेगा, शॉर्ट वीडियो बनाएगा सोच रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कब बंद हो जाएगा हमको पता नहीं, ये कुछ अजीब से बिहेव कर रहा है मेरा लैपटॉप, इसीलिए, ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनाएगा। टिल देन आप लोग अच्छा से बैठो, वी विल मीट सून, गॉड ब्लेस यू।